आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो मैंने कल पढ़ाया था, जो पिछला लेक्चर है और उससे पिछला लेक्चर है, जो 2 लेक्चर जो है, उम्मीद करता हूँ वो आपने पढ़ लिए होंगे। देखिए ये लेक्चर जो है उन्हीं लेक्चरों का ये एक अगला पार्ट है। अगर आपने वो 2 लेक्चर पढ़े हैं तो जैसे जैसे कदम बाई कदम हम आगे बढ़ाएंगे तो ये चैप्टर भी आसान हो जाएगा आपके लिए। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। फिर भी जितना पॉसिबल है मैं इसको आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी वही बात है कि क्लास में पढ़ाना और यूट्यूब पे पढ़ाना बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से क्लास में मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यूट्यूब पे वो सब एग्जाम्पल देना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज के तारीख में, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जिसने कल का लेक्चर देखा वो समझ गया होगा ये क्या है। जैसे कि फिर एक बार देख लो, मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपका एक बहुत बड़ा क्या है, घर है। मान लो बहुत आप अमीर हैं तो आपके पास क्या बड़ा घर है आपके पास, है ना। तो ये अमीरों का घर है, ये गरीबों का नहीं है। आप इसके अंदर क्या है, हॉल है, इसके अंदर 3-4 मान लिया हॉल है। मैंने अभी एक हॉल ले लिया, बड़ा सा हॉल, और उस हॉल के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, कमरे हैं। उसके अंदर क्या, छोटे छोटे कमरे हैं उसके अंदर, या आप स्टोर रूम समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर जो बड़ा सा ये जो आपका घर है, इसको बोलेंगे आपका बायोस्फीयर। जो इसके अंदर हॉल है इसको बोलेंगे आप सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य हिंदी में। और जो सबसे छोटा इसके अंदर है इसे बोलते हैं कि नेशनल पार्क, समझिए। तो कल मैंने बताया था यहां होता है कौन सा, इसे बोलते हैं कौन सा क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, यानी कि ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। इसे बोलते थे बफर जोन, यानी कि बफर क्षेत्र बोलते हैं। इसे बोलते थे हम क्या, कोर जोन, यानी कि कोर क्षेत्र बोलते हैं। तो आज में जो है भारत में ये बड़े बड़े जो घर हैं इनको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिंदी में। नोट्स मैंने जो है, जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है। इससे पहले जो पढ़ाया था वो भी टेलीग्राम पे डाल दिया है, और जो आज जो पढ़ा रहा हूं ये भी मैंने टेलीग्राम पे मैंने कल डाल दिया है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना किताबों में नहीं, ये मैंने अपने आप बनाया है, कोई बार बार वो चीज लिखना पड़ेगा। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बी और एस और आर, ये मैंने अपने आप बनाया है ताकि बीएसआर में बोलते रहूं तो आपको आप समझ जाना। बीएसआर का मतलब बोल रहा हूं तो वहां पे बात चल रही है किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखिए ऐसा है, समय समय पर जब भारत की आजादी के बाद जो है वनों को संरक्षित करने के लिए, वनों को या वन्य जीवों को बचाने के लिए जो है समय समय पर क्या आए हैं, नियम आए हैं। उसी नियम की बात करते हैं तो 1945 में एक नियम बना था, वो वर्ल्ड लेवल पे बना था, दुनिया लेवल पे बना था। और उस नियम पर जो है एक संस्था की स्थापना हुई थी 1945 में, जिसे बोलते हैं कि यूनेस्को बोलते हैं हम। यूनेस्को की स्पेलिंग जो है ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की स्पेलिंग है UNESCO, यूनेस्को। ये क्या है, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों के द्वारा ये युद्ध में जो है बहुत ज्यादा हानि हुई थी, वनों की हानि हुई थी, जंगलों का नाश हुआ था, उसके अंदर बहुत ज्यादा, यानी पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा हानि हुआ था, केमिकल वेपन भी छोड़े गए थे, बहुत हानि हुआ था। 1945 के अंदर एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग जो हो रही है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि भैया जो दुनिया में जो है, जो अच्छी चीजें हैं, जो या पुरातात्विक चीजें हैं, ये जो वन है, ये जंगल है, उनको संरक्षित करने के लिए एक नियम बनाया जाए। तो उस नियम के तहत जो है स्थापना करी गई, यूनेस्को की स्थापना करी गई 1945 के अंदर। ध्यान रखें हमारी आजादी से पहले की बात है। अब ये यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को की यानी कि एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग कैसे हुई थी, वो यू का मतलब होता है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है सब आपस में मिले, जितने भी देश है आपस में क्या है, मिले। कौन मिले, सारे नेशन मिले, यानी कि यूनाइटेड नेशन। और क्यों मिले, वो यहाँ पे संस्था बना रहे हैं। संस्था बनाई है किसको, किस चीज के लिए, एजुकेशनल के लिए। ई माने होता है क्या, एजुकेशनल, यानी कि शैक्षिक। किस प्रकार की शिक्षा देने के लिए, सभी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो, चाहे तकनीकी संबंधी हो, इन सभी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई सी भी शैक्षिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम को आगे प्रोत्साहन करने के लिए। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक सोच के लिए। वैज्ञानिक सोच मतलब यह यानी कि परंपरागत
तरीके से सोचा जाए कि भाई ये ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, ये तो सब ट्रेडिशनल सोच है। साइंटिफिक तरीके से क्या, क्यों, कब, कैसे, इन चीजों के आधार पर जो सोच होती है उसे बोलते हैं साइंटिफिक सोच बोलते हैं। कल्चरल, कल्चरल का मतलब यहाँ पे ये होता है जो दुनिया में जो कल्चर है, यानी कि किसी का खान पान है, किसी का नृत्य है, ठीक है, कोई पुरातात्विक भवन है या महल है, वो सब किस में आता है, कल्चरल में आता है, जो हमें दिखाता है कि पुराने जमाने में लोग बाग ऐसे थे, सिंधु घाटी की सभ्यता है, मौर्य सभ्यता है, गुप्त साम्राज्य है, इन सब के कल्चर, ये मुगल कालीन है, इनके समय में जो भी भवन बनाए गए थे, जो भी इमारतें बनाई गई थी, ये सब किस में आता है, कल्चर में आता है। इन सबको संरक्षित करने के लिए बनाया गया क्या, एक ओ माने होता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो इन सबको ये यूनेस्को क्या करता है, मान लिया कोई बहुत पुरानी चीज है या बहुत ही कोई एक ऐसी चीज है जिसको आश्चर्यजनक चीज हो जाए, तो उस आश्चर्यजनक चीज को ताकि वो बर्बाद ना हो जाए, उसका नाश ना हो जाए, उसका विनाश ना हो जाए, ये यूनेस्को क्या लेता है, उसको गोद लेता है, उसको गोद लेता है। और यूनेस्को कहता है कि भैया आज से इसकी देखभाल जो होगी वो हमारी देख रेख में होगी, ठीक है, हमारी देख रेख में होगी, ऐसा यूनेस्को कहता है। इसी को कहते हैं, यानी कि जिसको यूनेस्को गोद ले लेता है, अब वो चीज कहलाती है क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं विश्व विरासत, बोलते हैं इसको विश्व विरासत, वो पूरी विश्व की विरासत है। अब यहाँ पे यूनेस्को क्योंकि उसको विश्व की विरासत मान लिया है, तो अब उस चीज को जो संरक्षित करने के लिए यूनेस्को भी क्या, हर तरीके से योगदान देता है, चाहे वो धन के आधार पर हो या उसकी सुरक्षा के आधार पर, जो भी उससे बनता है वो सब उसकी क्या करता है, उस संरक्षित करने के लिए उसका योगदान होता है यूनेस्को का। तो यूनेस्को जो है एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहता है विश्व धरोहर सूची को चिन्हित करता है। तो भारत में भी बहुत सारी विश्व धरोहर सूचियां हैं, चाहे वो इमारतें, भवन है, ऐसे ही बहुत सारे बायोस्फीयर जो आज हम पढ़ा रहे हैं उसको यूनेस्को ने गोद ले रखा है। इसका मुख्यालय जो है, ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय जो है यूरोप है। यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है क्या, पेरिस, सॉरी, यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है फ्रांस है। यूरोप एक महाद्वीप है, बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, उसमें एक देश क्या हमारा फ्रांस है। फ्रांस की जो कैपिटल है, वो राजधानी जो है, जिसको हम फैशन की नगरी भी बोलते हैं, वो क्या है हमारी, पेरिस। पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है, वहां पे इसका मुख्यालय एग्जाम में आता है, समझे, क्योंकि हालांकि इसका एक मैंने अलग चैप्टर बनाया, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, क्योटो प्रोटोकॉल है, जितने भी संस्थाएं, उन सब के लिए मैंने एक अलग चैप्टर बनाया है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। अभी से खत्म कर लेते हैं, ये एक दो लेक्चर की बात हो रहा है, फिर नई चीज पढ़ाएंगे। काफी दिन हो गए आपको भी, क्योंकि सब चीज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं जल्दी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पढ़ना तो एक ही बार पढ़ना है, क्वेश्चन सारे बने, इसलिए इतनी मेहनत करी जा रही है आप लोगों के साथ। तो यूनेस्को 1945 के अंदर जब स्थापना करी गई, अब ये विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, इसमें कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आते हैं। तो आइए देखते हैं, जो 18 भारत में जो है कितने 18 बायोस्फीयर हैं, इन 18 के 18 को याद करेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। जब मैं कहूं तो थोड़ी देर के लिए रुकूं, तब आप कोशिश करना, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करना, यही एक तरीका है। और जिसके भारत का नक्शा अगर याद नहीं है, तो उसको फिर मैं कह रहा हूं, उसको वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक बार उस पर निगाह मार लीजिए, क्योंकि बिना इसकी स्थिति जाने अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पर उस नक्शे का प्रयोग होंगे, उस मैप का आपके दिमाग में, वो मैप जब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगा तब तक परेशानी हो जाएगी। यही चैप्टर नहीं, आने वाले चैप्टर में भी है। क्लास में होते तो मैं आपको करा देता, मैं उसी समय याद करा देता, क्योंकि मैं 20 मिनट जो है क्लास में एटलस ही कराता हूँ, ये भारत का जो है मैपिंग ही सिखाता हूँ, ताकि बच्चे को जो है थोड़ा सा आगे आइडिया लगने लगे। तो ठीक है, तो भारत एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बायोस्फीयर से, एग्जाम में क्वेश्चन में बायोस्फीयर से इतना ही आता कि कौन सा बायोस्फीयर किस राज्य में है, यही क्वेश्चन आता। अगर आप सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन हो जाए, तो इतना ही पढ़िए। इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें हैं, उसमें दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये बायोस्फीयर में इसमें ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, इतना परसेंट ये जानवर, इतना परसेंट वो पाया जाता है, क्षेत्र में ये विकसित है। कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन आने का, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चाहे आप 10 साल के पेपर उठा कर देख लीजिए, जो आपके यूपी टेट में या किसी भी टेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, इवन यहाँ तक कि यूपीपीएससी या किसी भी पीएससी में एग्जाम आ गए हैं, सिर्फ पूछता है कि कौन सा बायोस्फीयर कहां पर है, और कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं, और निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर को यूनेस्को ने गोद ले रखा है या विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, तो सबसे पहला हाँ आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर स्टार्ट करने से सबसे देखिए अलग अलग जान पूछ के मैं आपको इधर से उधर मैं भटकाऊंगा, मैं आपको इधर से उधर, ताकि आपका दिमाग चले। तो शुरुआत करता हूं मैं कहां, गुजरात से स्टार्ट करता हूं। गुजरात है ना, आप जानते ही हैं वर्तमान में जो है यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं हमारे। अब ध्यान देखिए मोदी के बारे में, यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि मोदी जी जो है दिन भर, मोदी जो है वो क्या मुंह बहुत करते हैं, रन बहुत करते हैं, बहुत भागते हैं वो। कहीं विदेशों से संबंध बनाने के लिए वो विदेश भागते हैं, कभी किसी प्रकार का प्रचार करने के लिए वो देश के अंदर भी जाते हैं। प्रचार का मतलब सिर्फ ये चुनाव ही नहीं, प्रचार का मतलब और किसी योजनाओं का प्रचार भी हो सकता है, किसी भी चीज का प्रचार हो सकता है। तो प्रचार का मतलब आप समझे चुनाव की नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद है आपको समझाना, यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी का मुझे तारीफ नहीं करनी ना बुराई करनी है, बस आपके दिमाग में बैठ जाए, ये है ना। तो बिल्कुल बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा कुछ भी ना बात नहीं है, सिर्फ समझाने से। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात के रहने वाले हैं मोदी जी, तो दिमाग में चलना चाहिए कि मोदी जी, और मोदी जी क्या करते हैं, वो रन करते हैं। रन क्यों करते हैं, अपनी पॉलिसी बताने के लिए, चुनाव का प्रचार करने के लिए, विदेशों में जाते हैं कूटनीतिक बनाने के लिए, विदेशों में जाते हैं अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए, विदेश में जाते हैं, कौन, मोदी जाते हैं। तो मोदी जी क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, रन माने भागते हैं। तो रन से ही याद रखिएगा कि गुजरात में जो बायोस्फीयर है उसका नाम है क्या, रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ का रन, ध्यान रखेंगे। तो कच्छ का रन, जैसे रन शब्द आए तभी ध्यान रखना मोदी की बात। मोदी क्या करते हैं, वो रन करते हैं, और मोदी कहां के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। तो रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ, समझे, या कच्छ का रन बोल दीजिए आप, हिंदी में बोल दीजिए आप कच्छ का रन। ये कहां पर है आपका, गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। खास बात क्या है, गुजरात का जो रन कच्छ है, मैं आपको बता दूं ये लास्ट में है। यहाँ पर क्या है, सर्किक एक भूमि पाई जाती है जो आज भी विवाद है इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। तो दलदली स्थान है, कच्छ का रन जो है दलदली स्थान में, यहाँ पर जो मार्स गैस पाई जाती है। ये अलग से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मार्स का मतलब होता है क्या, एक ऐसी गैस पाई जिसमें आग लग जाती है, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं। मैथेन यानी कि CH4 मैथेन, ठीक है। ये एक ज्वलनशील गैस होती है, मैथेन एक ज्वलनशील गैस होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। आग लग जाती है इससे, मैथेन से। जंगलों में जो आग लगती है वो वास्तव में किससे लगती है, मैथेन से ही आग लगती है। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में आग लग गई, या जिनेवा के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में आग लग गई, तो वास्तव में जहां दलदली भूमि होती है वहां मैथेन रहती है। धान के खेतों में भी मैथेन होती है। या जो जंगली जानवर जो होते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब जब खाना खाते हैं वो, तो हमें मुंह चलाते हैं, उठते हैं ऐसे मुंह चलाते हैं ना, तो जब वो मुंह चलाते हैं तो उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो मैथेन गैस निकलती है। ये मैथेन गैस जो होती है पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होती है, और इसी से क्या जंगलों में ज्यादा हो जाती है, जंगलों में क्या हो जाती है, इससे आग लग जाती है। बस उद्देश्य मेरा यहाँ पे है कि कच्छ का रन जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके गुजरात में। एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, ये किस लिए फेमस है, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो जो भारत के अंदर जो गधे हैं, जो ऐस है, गधे हैं, वो सबसे अच्छे गधे जो हैं वो पाए जाते हैं कहां पर, रन और कच्छ में पाए जाते हैं, यानी कच्छ के रन में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रन का कच्छ जो है कौन से जानवर के लिए फेमस है, वो गधों के लिए यहाँ पे ये बहुत फेमस है, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, चलिए साहब बहुत अच्छी बात है ये। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक राज्य है, जिस राज्य का नाम है क्या, तमिलनाडु। बोलो मेरे साथ, तमिलनाडु, एक बार और बोलो तमिलनाडु, एक बार और बोलो तमिलनाडु, एक बार और बोलो, 3 बार नहीं बोलते, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु में आपको बताऊं, इसके नीचे यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पे है श्रीलंका। जब आप तमिलनाडु से श्रीलंका जाओगे तो बीच में पड़ता है समुद्र पड़ता है। वो समुद्र जो है बहुत प्यारा समुद्र है। उस समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार की हरी, नीली, लाल मछलियां पाई जाती हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अंदर, समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव के साथ साथ क्या होता है, पौधे पाए जाते हैं, यानी कि नीचे जो प्लावक बोलते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो होते हैं इतने सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। यूनेस्को ने ये कहा कि भाई बहुत बढ़िया, यूनेस्को ने कहा कि भाई ये तो बहुत सुंदर है और कहीं मनुष्य जो है इसको हानि न पहुंचा दे। तो पहली बात तो इस जगह का जो नाम है, इस जगह का नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। ये पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो पानी है बहुत ज्यादा है, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ये कहां पर माना जाएगा, एग्जाम में तमिलनाडु आपको आंसर लगाना है। तो मन्नार की खाड़ी कहां पर है आपकी, वो तमिलनाडु में है,
ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ माने खाड़ी, मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी। अब इसमें इतने अच्छे यहां पर जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, प्लावक पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं कि यूनेस्को ने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है भाई, एक काम करते हैं इसको हम गोद में लेते हैं। यानी कि यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। ध्यान रखेंगे। तो अभी तक मैंने दो बताई। पहली, रन कौन करते हैं? मोदी जी। तो रन ऑफ कच्छ कहां पर है? कहां के रहने वाले मोदी जी? वो रहने वाले हैं कहां के? गुजरात के। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कहां पर है आपको? तमिलनाडु में। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इसको गोद दे रखा है? जी हाँ। यानी कि क्या है ये? विश्व धरोहर सूची में इसका नाम आता है। इस बात समझ में आ गई? चलिए साहब, अब आते हैं कहां पर? यहां पे आते हैं। देखिए इतना जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं क्या? पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल। मेरे साथ बोलो वेस्ट बंगाल, एक बार और बोलो वेस्ट बंगाल, एक बार और बोलो क्या? वेस्ट बंगाल। ये क्या है आपका? गुजरात। ये क्या है आपका? तमिलनाडु। ये क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है, यहां से नदी आती है, गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये गंगा नदी जो है वो बंगाल से निकलती है और कहां जाती है? बांग्लादेश में जाती है। इधर से आती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। लेकिन जैसे ही बंगाल से होकर गुजरती है यहाँ पे डेल्टा बनाती है, यहाँ पे क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा जो बनता है, डेल्टा का मतलब होता है जहां पर नदी जो है आराम आराम से समुद्र में मिलती है, आराम आराम से, यानी कि नदी आई और मिल गई कहां पर? ये समुद्र मिल गई, उसे बोलते हैं क्या हम? डेल्टा। लेकिन कोई नदी आ रही है, वो प्लेन से आ रही है और एकदम समुद्र में ऊंचाई से गिर जाती है वो, तो वहां डेल्टा नहीं बनेगा, वहां तो पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, उसे बोलते हैं क्या? एस्चुरी बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं एस्चुरी। तो पहली बात तो जितनी नदी आती है, चाहे इधर गंगा नदी आती है या ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वो एस्चुरी नहीं बनाती है क्योंकि वो आराम से समुद्र में मिल जाती है वो। और जो भी वो कूड़ा करकट लाती है, रेत लाती है, कुछ भी लाती है, वो अपने मुहाने पे छोड़ देती है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए कह दिया, इसको हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इतना नमकीन पानी होता है क्योंकि सारे मिनरल्स इधर से बह के आते हैं, नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा के द्वारा, बहुत सारे मिनरल्स के आते हैं, बह के आते हैं। मिट्टी क्या आती है? वो भी बह के आती है और कहां? डेल्टा पे छोड़ दी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान रखें दुनिया की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन का डेल्टा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, एक मिनट, माइक देख रहा था, चल रहा है, पता चला मैं इतनी देर से बोल रहा हूं और माइक ही नहीं चल रहा हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सुंदरबन का, अच्छा और भी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं यहाँ पे साथ साथ में। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है, उसे मैंग्रोव की वनस्पति बोलते हैं, या मैंग्रोव के वन बोलते हैं। क्यों? मैंग्रोव का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नमकीन जल पाया जाता है। नमकीन जल पाने के कारण से यहाँ जो वनस्पति होती है, उस वनस्पति को बोलते हैं क्या? मैंग्रोव के वन। आपसे कोई पूछे कि मैंग्रोव के वन जो क्या होते हैं, कहते हैं जहां नमकीन जल होता है, नमकीन जल के अंदर, साल्टेड वाटर के अंदर जो वन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैंग्रोव के वन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टा है, उसके आसपास में जो वन पाए जाते हैं, उसे मैंग्रोव के वन बोलते हैं, क्योंकि आसपास समुद्र का क्या होता है? नमकीन पानी होता है। ठीक है, इसे मैंग्रोव के वन। इसी सुंदरबन डेल्टा के नाम पर, इसी सुंदरबन डेल्टा जो है, इसी के नाम पर यहाँ पे बायोस्फीयर भी है ना, शॉर्ट फॉर्म में मैं बीएसआर बोलूंगा, एक यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए जैव मंडल आरक्षित, फिर मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, मानवीय गतिविधियों का हस्तक्षेप रोकने के लिए बनाया गया है क्या? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ताकि जो है यहाँ पे सरकार क्या नियम कानून बनाती है कि भाई आप ये काम कर सकते हैं और आप ये काम नहीं कर सकते। याद रखें, मैंने कल बताया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आप आवास यानी घर बना सकते हो, और यहाँ पर आप क्या निजी कार्य कर सकते हो, लेकिन सरकार की देख-रेख में। सरकार की अनुमति लेना यहाँ पे अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप पर्यावरण की दृष्टि से कोई हानिकारक फैक्ट्री खोल रहे तो सरकार मना कर देगी यहाँ पे। तो फिर आता है यहाँ पे, तो ये सुंदरबन का डेल्टा जो है, इसी के नाम पर यहाँ पे बायोस्फीयर बनाया गया है, जिसका नाम है क्या? सुंदरबन बायोस्फीयर। बहुत सुंदर होगा यहाँ पे, हम तो गए नहीं है, ठीक है। जो बंगाल के रहने वाले हो, आगे चल कोई इस वीडियो को देखो, बंगाल के रहने वालों, तो कमेंट करना कितना सुंदर है और क्या क्या खास बात है। एक खास बात तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक टाइगर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो कहां पाया जाता है, वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी कहां पाया जाता है, वो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, सॉरी सुंदरबन के बायोस्फीयर में, सुंदरबन बायोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ आई, सुंदरबन के बायोस्फीयर में पाया जाता है। और देखिए इसको भी यूनेस्को ने क्या है, गोद ले रखा है। इसको भी यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गोद ले रखा है, और वो भी काफी हेल्प करता है। ये जो है बायोस्फीयर नष्ट ना हो जाए उसके लिए इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को समय समय पर इसकी जांच करता है, इसको कोई हानि तो नहीं हो रही है। तो ध्यान रखिए, अभी तक मैंने 3 बायोस्फीयर पढ़ाए। सबसे पहला मोदी जी क्या करते हैं, रन ऑफ गुजरात, कहां, गुजरात, रन ऑफ कच्छ कहां, गुजरात में। किस लिए फेमस है, गधों के लिए फेमस है ये। मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये यहाँ पर है। कि कौन से राज्य में होगा, ये तमिलनाडु में होगा। अगला सुंदरबन डेल्टा के पास में कौन सा बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर, कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल में। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव की वनस्पति पाई जाती है। किस लिए फेमस है, यहाँ पे कौन सा टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। चलिए साहब अब आते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, ये है आप जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, और यह है क्या, लद्दाख है। अब दोनों अलग अलग राज्य हो गए। इसी के नीचे जो है पाया जाता है आपका क्या, हिमाचल प्रदेश। वो मेरे साथ बोलो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक बार बोलो, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश के इस ऊपरी भाग में जो है यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं पाई जाती। वनस्पति क्या, यहाँ पर बर्फ रहती है, यहाँ पर बर्फ रहने की वजह से मिट्टी नहीं होती है, तो वनस्पति नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर डेजर्ट बन गया है। डेजर्ट माने एक रेगिस्तान बन गया है, मरुस्थल बन गया है। इस मरुस्थल का जो नाम है ध्यान रखेंगे, कोल्ड है, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, इसी को बोलते हैं कि कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। हालांकि ये कोल्ड डेजर्ट जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख का फैला हुआ होता है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट नाम का क्या, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम ही क्या है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हिंदी में ये बोलेंगे, इंग्लिश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। अब यहाँ पे किस लिए फेमस है, पहले तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि बताइए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर कहां पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे क्या, हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां, हिमाचल प्रदेश, कहां, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड माने ठंडा, डेजर्ट माने मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल ही होता है, तो ठंडा मरुस्थल कहां पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। क्यों फेमस है ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेपर्ड पाया था, लेपर्ड आपने देखा है ना, लेपर्ड जो होता है चीते जैसा होता है ना, ठीक है, लेपर्ड है ना। तो पुलिस वाले जो गाड़ी, पुलिस वाले जो होते हैं, गाड़ी की छोटी होती है, अपाचे गाड़ी होती है, उस पर लिखा होता है लेपर्ड, लेपर्ड वाले ना, तो वही होता है, लेपर्ड माने फुर्तीला होता है वो, इसलिए इसको लेपर्ड नाम रखा गया है। तो यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर जो लेपर्ड पाया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ बर्फ रहती है तो लेपर्ड वो अलग प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं कि स्नो लेपर्ड बोलते हैं, स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आ जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कोल्ड डेजर्ट जो है कहां पाया था, हिमाचल प्रदेश में पाया था। ये हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर पाया जाता है यहाँ पर, बस ये आपको ये वाली बात है ना। आइए साहब थोड़ा सा यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक भी यात्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ गए हैं आप कुल्लू मनाली मान ले घूमने हिमाचल प्रदेश में गए, तो एक काम करो, लौटते वक्त जो है यहाँ भी आराम कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड के अंदर। तो देखिए उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में भी क्या है, एक बायोस्फीयर है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जीवों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है यहाँ भी। उस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो नाम है वो है क्या, नंदा देवी है। क्या नाम है उसका, नंदा देवी। क्या नाम है उसका, नंदा देवी। कहां पर है वो, उत्तराखंड में। कहां पर है वो, उत्तराखंड में। क्या है, नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी। कहां पर है, उत्तराखंड में। बस एग्जाम में यही आया है, एग्जाम में यही आया है कि बताइए उत्तराखंड में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, या इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो कौन सा है, नंदा देवी। ये एग्जाम में पूछेगा नंदा देवी बायोस्फीयर कहां पर है, वो आपका कहां पर है, उत्तराखंड में। तो देखिए रन कौन करते हैं, मोदी जी। मोदी जी कहां के रहने वाले हैं, गुजरात के। तो रन से रन ऑफ कच्छ क्या पाया था, गधे। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, बहुत सुंदर है यहाँ पे, कहां पर सुंदर, वेस्ट बंगाल में। तो क्या हो गया, सुंदरबन बायोस्फीयर। फिर कहा हिमाचल प्रदेश में क्या है, क्या मरुस्थल ही मरुस्थल है। क्यों है, ठंड, क्योंकि क्या बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ठंडा मरुस्थल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। लौटते वक्त कहां रुके आप, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर है,
ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर, इसको भी यूनेस्को ने गोद दे रखा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन यूनेस्को वाला क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी यूनेस्को की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में। और इसका जो मुख्यालय कहां पर है, वो है आपका कहां, यूरोप में एक देश है क्या, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, वहां पर इसका मुख्यालय है। ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन मैं तो क्या नहीं देखे, फिर भी बता रहा हूं मैं, समझे। हालांकि मैं देखे नहीं, मैंने यूपी टेट सी टेट के अंदर या बहुत सारे एग्जामों में देखे नहीं मैंने। हाँ, यूनेस्को के बारे में पूछ लेता, 1945 में स्थापना करी गई थी, ऐसा क्वेश्चन बना है, कई बार देखा है मैंने। ठीक है, तो एक हमारा हो गया क्या, हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर हमारा ये हो गया। अब आते हैं क्या, तमिलनाडु। एक बार तमिलनाडु उड़ जाओ, ये मेरी आदत है मेरी, हालांकि चाहे तो मैं दोनों यहां बताया था ताकि आपको तमिलनाडु, अब दोबारा आया था, दोबारा तमिलनाडु आपको याद हो गया होगा आपको। यहां पर एक बायोस्फीयर है, ध्यान रखिए, तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर है जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कहां पर, तमिलनाडु में। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब बायोस्फीयर बनाने की शुरुआत करी गई थी तो सबसे पहले 1986 के अंदर, कब, 1986 के अंदर, 1986 के अंदर जो सबसे पहला जो बायोस्फीयर बना था वो कौन सा बना था, नीलगिरी। कौन सा, नीलगिरी। यहां पर मैंने बताया था कौन सा बनाया था बायोस्फीयर, सुंदरवन। यहां पर कौन सा था हमारा, जो अभी बताया था मैंने, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। अभी मैं कोल्ड डेजर्ट ही बोल रहा हूं, समझे, कोल्ड डेजर्ट। यहां पे कौन सा था हमारा, नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, यहां आते हैं, ये नीलगिरी क्या है, ये नीलगिरी भी आपका है बायोस्फीयर है। नीलगिरी क्या है आपका, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर 1986 में, सबसे पहला, इन सबसे पहला जो बनाया गया था, सबसे पहला वो नाम है उसका क्या, नीलगिरी बायोस्फीयर। आइए नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे के साथ साथ यहाँ पे पढ़ लेते एक चीज और, कि इस नीलगिरी बायोस्फीयर के पास में पहाड़ियां पाई जाती हैं। उस पहाड़ी को क्या बोलती है, अलग से है, नोट्स में नहीं मिलेगा, चाहे तो अलग से नोट कर लीजिए। नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर जो है एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। पर्वत श्रृंखला माने ऐसे पर्वत की श्रृंखला पाई जाती है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसको हम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ही बोलते हैं। उस नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो, हालांकि वो केरल तक भी जाती है, ऊपर कर्नाटक तक भी जाती है, और तमिलनाडु में नीलगिरी का सबसे बड़ा ज्यादा भाग पड़ता है। नीलगिरी बायोस्फीयर तो है तमिलनाडु में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो भी, उसका ज्यादातर क्षेत्र कहां पड़ता, तमिलनाडु में। हालांकि ऊपर कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। अब मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की जो है एक चोटी, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए सबसे यहां पर कौन सी ऊंची चोटी पाई जाती है। तो यहां पर एक चोटी पाई जाती है, नील, ऐसा मानते चले, नील और गिरी। नील किसी, मान लिया किसी के दो बेटे हैं, नील और क्या, गिरी। कितने बेटे हैं, दो बेटे हैं। नील और गिरी अलग अलग करिए, नील और गिरी दो बेटे। तो दो बेटे हो गए, तो दो बेटे को मेरा थोड़ा सा नाम बिगाड़ रहा हूं मैं, दो बेटे को बोलता हूं डोडा बेटा, डोडा बेटा। तो कई बार एग्जाम में आ जाए कि बताइए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। ये चोटी है, यानी कि एक पर्वत की श्रृंखला होती है नीलगिरी, ये है, ऐसे है, और एक पर्वत श्रृंखला ऊंची हो गई, ऐसे है, तो ये ऊंची वाली पर्वत है। लेकिन नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ही है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं नील और गिरी से आप, ये न्यूमोनिक तरीका है, डोडा बेटा, दो बेटे हैं तो डोडा बेटा। तो एग्जाम में भूलना मत ना, डोडा बेटा की चोटी कहां पाई जाती है, डोडा बेटा की चोटी पाई जाती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, कहां पर, तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर कहां पाया जाता है, ये भी तमिलनाडु में ही पाया था। क्या, कौन से नंबर का बायोस्फीयर है नीलगिरी बायोस्फीयर, पहले नंबर का। कब स्थापना करी गई इसकी, 1986 में इसकी स्थापना करी गई। आपकी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। एक मैप ले लो, हाँ सामने मैप, उस मैप में फटाफट सारी इंफॉर्मेशन लिखते रहो, ऐसे ही याद होते हैं ये, ठीक है, ऐसे ही याद होते हैं, इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल। एक बार याद कर लो, छुट्टी 18 तो है, ज्यादा नहीं है। आइए साहब, नीलगिरी। अच्छा, चलते चलते एक इंफॉर्मेशन और बता दूं, देखिए इसके ऊपर जो है एक चोटी, एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है ना। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से अलग एक पर्वत श्रृंखला और पाई जाती है, नोट्स में नहीं मिलेगा, चाहे नोट कर लीजिएगा साइड में। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है उसका, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई, ध्यान रखिए, अन्नामलाई। देखिए मैं अभी इतनी बात कर रहा हूं, ये जो है इसका हिस्सा दक्षिण भारत है। क्वेश्चन कैसे बना है मैं आपको बताऊं, दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है। अब मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बाद या अलग एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, ये है यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है। इस अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला में भी, अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला है ये, इसमें भी एक ऊंची चोटी है,
उसका नाम है क्या, अन्नामुदी। क्या नाम है उसका, अन्नामुदी, अन्नामुदी। दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है आपकी, डोडा बेटा। कहां पर है वो, नीलगिरी पर्वत पर। कौन से राज्य में पड़ेगा वो, तमिलनाडु में। क्लियर है बात, चलिए साहब बहुत अच्छा। अब आते हैं, यहां तक आपकी बात हो गई, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पे ध्यान रखिए, यहां पर आपका है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारे बच्चों को जिनको ये मैप याद होगा तो बहुत आसानी हो रही होगी। देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एक क्या है, दर्रा भी है। ये वही दर्रा है जब चाइना की सेना जब 1962 में जब युद्ध हुआ था, 1962 में इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर करी थी चाइना की सेना ने। इस दर्रे का जो नाम है, ध्यान रखेंगे, इस दर्रे का नाम है दिहांग दिबांग। क्या नाम है इसका, यहां पे लिख रहा हूं मैं, दिहांग, दिहांग और क्या, दिबांग। दिहांग और दिबांग दर्रा भी है, ध्यान रखेंगे। और इसी दर्रे के नाम पर यहां बहुत हरा भरा दर्रा है, हरा भरा दर्रा है, तो इसी हरे भरे क्षेत्र को दर्रा भी है, इसी दिहांग और दिबांग वाले क्षेत्र को नाम, इसको बायोस्फीयर भी बना दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है हमारा, दिहांग, और कौन सा, दिबांग दर्रा है। फिर बता रहा हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश में दर्रा भी है, दिहांग दिबांग, उसी दर्रे के नाम पे क्या गया, दिहांग दिबांग। हालांकि आपको आगे चल के पढ़ेंगे, नदियां पढ़ाऊंगा, तो दिहांग नाम की यहाँ पे एक नदी भी है, मैं आपको बताऊंगा। दिहांग नाम की यहाँ पे एक नदी भी है, दिहांग दिबांग नाम का दर्रा भी है, और दिहांग दिबांग नाम का यहाँ पे क्या, बायोस्फीयर भी है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश में यही पड़ेगा। ठीक है, तो दिहांग दिबांग क्या है, ये दर्रा है ये। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ से नदी आती है, नदी आने के बाद यहाँ पे एंटर करती है, उस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र आती है, यहीं से एंटर करती है इंडिया के अंदर। ये दिहांग दिबांग दर्रे के पास से ही एंटर करती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, एंटर करती है। तो दिहांग दिबांग दर्रा कहां, अरुणाचल प्रदेश में। रन ऑफ कच्छ, कौन रन, मोदी जी। कहां के, गुजरात के। कोल्ड डेजर्ट कहां पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी, आपने वहां पे हाथ जोड़े थे, आपने नमस्कार किया था देवी देवताओं को, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। सुंदरवन कहां पर है, सुंदरवन कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल में। कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव की वनस्पति। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में दो बताए थे मैंने, सबसे पानी में जल में कौन सा था, कौन सी खाड़ी थी, मन्नार की खाड़ी थी। और यहाँ पे एक और था, कौन सा, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर 1986 में खोला गया था, बनाया गया था, वो कौन सा था हमारा, कौन सा था, नीलगिरी का। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दो बेटे, नील और गिरी, डोडा बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों के, बहुत अच्छी बात है ये। अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं। देखिए यहां पर है आपका, बीच में है मध्य प्रदेश, ये राज्य है मध्य प्रदेश, ये राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखेंगे, यहां पर मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पर दो पढ़ते हैं, साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है यहाँ पर, दो बायोस्फीयर है यहाँ पर, दोनों साथ साथ पढ़ लेते हैं, है ना, बार परेशानी होगी। एक दर्रा है यहाँ पर पंचमढ़ी। क्या है, पंचमढ़ी। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, याद करने के लिए कि देखिए दो धातु होते हैं, दो धातु तो कुछ जैसे आभूषण जो होते हैं बड़े महंगे होते हैं। एक तो होता है मणि, मणि बहुत महंगी होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होती है, मणि। और मणि के साथ एक धातु होती है, क्या बोलते हैं, पन्ना बोलते हैं, पन्ना। तो वो भी बड़ी महंगी धातु होती है, शायद लोग अंगूठी में लगाते हैं इसको, पन्ना पहनते हैं अंगूठी में, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो मणि और पन्ना ये बहुत ही महंगी आभूषण होते हैं। अब इसको क्या करते हैं लोग बाग, जब ये कहीं जाते हैं, ले जाते हैं, तो कहां इसको इस तरह दबा ले जाते हैं, कहां, अपने पेट के बीच दबा ले जाते हैं, कोई चोर को न छीन ले, कोई डकैत न छीन ले, इस प्रकार से, है ना, ये समझाने का तरीका है। तो वो कहां, मध्य में, यानी कि अपने शरीर के मध्य में ले जाते हैं। ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ऐसे ले जाएंगे, इस तरह ले जाएंगे। पता लगा मोटरसाइकिल वाला आया और छीन के भाग गया, और अगले दिन पेपर में आ गया कि लो जी चेन स्नैचिंग कर ली, और पन्ना उसका पन्ना ले गए खींच के, या उसका मणि ले गए बीच में बिल्कुल अपने शरीर के बीच में इस तरह से ले जाते हैं। क्या, दो आभूषण, क्या, मणि और कौन सा, पन्ना। तो बीच में वो क्या बोलते हैं, मध्य माने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दो आभूषण ले जाते हैं लोग बाग, यानी मध्य में ले आते हैं, क्या, मणि और क्या, पन्ना। तो दोनों से ही दो बायोस्फीयर बनते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। मणि से बना आपका पंचमढ़ी, है ना, 5 मणि उसके पास, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहां पर है, पंचमढ़ी आपका बायोस्फीयर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी के बाद पन्ना भी एक बायोस्फीयर है। हालांकि पन्ना आप नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे, है ना, जब मैंने कहा कभी जो बायोस्फीयर पढ़ना है, इस नाम का आपको पार्क भी मिलेगा, सेंचुरी भी मिलेगी। तो लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़े होने तो याद होनी चाहिए बस हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आता है, दो यहाँ पर बायोस्फीयर है, एक है यहाँ पर पंचमढ़ी और एक है क्या, हमारा पन्ना।
तो पंचमणि बीच में क्या क्या ले आ रहे हैं? आभूषण, दो आभूषण। कौन कौन से आभूषण? पंच मणि और कौन सा? पन्ना। तो पंचमणि और पन्ना, दो बायोस्फीयर, पंचमणि बायोस्फीयर, पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। याद हो गए? जरा बताना, सुंदरबन कहां पाया जाता है? ये आपका पश्चिम बंगाल पाया जाता है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहां पाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहां पाया जाएगा आपके? मैं तो देख ही नहीं रहा, बिल्कुल सही बोल दिया, उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहे होंगे आपके। तो ये कहां पाया जाता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। और नंदा देवी कहां पाया जाता है आपका? ये उत्तराखंड में। यूके, कभी वो मत कर देना यूनाइटेड किंगडम, कभी पहुंच जाओ ब्रिटेन पहुंच जाओ, ये हाँ ये उत्तराखंड है अपना, ठीक है। और ये यहाँ गुजरात में कौन से रन करते हैं? कौन? रन ऑफ का अक्षय होता है। यहाँ पे कौन सा है? दिहांग, दिबांग है यहाँ पे। बात समझ आ गई? अब देखिए साहब, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे एक यहाँ पर राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है उसका? उड़ीसा। उड़ीसा का बारे में एकदम, उड़ीसा ने आंध्र प्रदेश, पहले हम आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है ना। अब तो तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना अंदर वाला हिस्सा है, और ये क्या हमारा? आंध्र प्रदेश। अब ये देखिए, पूरा मानेगा कोई आगे चल के इस वीडियो को आंध्र प्रदेश वाले देखिए, मेरा समझाने का उद्देश्य है। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र से क्या है? अंधा है, मान लिया कोई व्यक्ति क्या है? अंधा है। उस अंधे को आप तो क्या कहोगे कि लो भैया यार तुम तो ये हो, तुम तो जो है बहुत सुंदर हो, लो शीशे में मुंह देख लो, आप शीशे में मुंह देख लो। तो है ना मजाक उस बेचारे के साथ, है ना। जब मान ले किसी जगह लोग बाग बेचारों के पास आंखें नहीं है, कम दिख रहा है, तो उनको शीशे का दिखाना ही बेकार है। तो वहां पर तो शीशे का चलन होना ही नहीं चाहिए। जहां पे लोगों को कम दिख रहा है, यानी कि अंधे हैं बेचारे, जहां पे अंधे हैं, समझे। हालांकि ये वर्ड मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, तो माफी चाहूंगा मैं अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो। लेकिन मेरा उद्देश्य फिलहाल तो भी क्या है? याद कराना है। यूट्यूब पे ऐसे वर्ड नहीं बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी याद करने के लिए मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ। मान लो जो अंधे हैं उनको आप शीशे दिखाओगे तो वो क्या होगा? वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अरे भैया यहाँ तो सब अंधे हैं, यहाँ तो सब अंधे हैं, यहाँ शीशे की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ शीशे का कोई चलन नहीं है। यहाँ पे किसका चलन नहीं है? शीशे का चलन नहीं है, शीशे का चलन नहीं है। ऐसे कौन कहेंगे? अंधे लोग कहेंगे। तो अंधों से बना क्या? आंध्र प्रदेश। शीशे का चलन, तो वर्ड बनता है शेषाचलन। क्या बनता है? शेषाचलन। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक बायोस्फीयर पाया जाता है जिसका नाम है क्या? शेषाचलन पाया जाता है। बात समझ आ गई? तो शेषाचलन कहां पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिए, इसका एक नाम और है, इसको हम सलेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सलेम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ध्यान है, जब कभी मैं कहूंगा कि अंधों के लिए क्या चलन नहीं है? शीशा का चलन नहीं है, शेषा चलन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? हम सलेम भी बोलते हैं इसके। अब आते हैं इसके ऊपर क्या था? उड़ीसा आता है। देखिए उड़ीसा के लोग बाग बेचारे गरीब होते हैं। क्या है? बहुत गरीब होते हैं उड़ीसा के लोग बाग। ऐसा अक्सर, क्योंकि बीमारू राज्य में ये भी आता है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, और ये भी अपना उड़ीसा भी है। तो बेचारे गरीब है, क्योंकि बीमारू राज्य में आते हैं। भारत सरकार ने जो है इसको बीमारू राज्य में डाल रखा है। और जो गरीब होते हैं, तो देखा होता है कि बेचारे बहुत सीधे होते हैं, वो है ना, सीधे होते हैं। जो अब यहाँ पे ये नहीं है कि भाई आप सब क्या अमीर आदमी के चालाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर आदमी मेहनती होता है, वो अपने स्तर से काम करता है। इन गरीब जो है वो सीधे होते हैं, उनको कोई भी बेवकूफ आराम से बना सकता है। तो बेवकूफ बनाने का मतलब क्या है? बेवकूफ क्यों बनने हैं? वो बेवकूफ इसलिए तो बनने हैं क्योंकि बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत सिंपल हैं। वो लोग बात सिंपल है, तभी तो बेचारे वो क्या पागल बन जाते हैं। वो तो सिंपल बने हैं, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। तो इसी से एक वर्ड बना है क्या? सिमलीपाल। सिंपल से सिमलीपाल। कहां के लोग बाग गरीब होते हैं? बहुत ज्यादा उड़ीसा के, है ना। तो उड़ीसा के लोग बाग बहुत गरीब होते हैं क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं, उनकी ज्यादा इच्छा नहीं होती उनकी। तो ध्यान रखिए, उड़ीसा के अंदर बायोस्फीयर पाया जाता है। उस बायोस्फीयर का नाम है क्या है? सिमलीपाल। देखिए प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, किताबों में हर अलग है, तो उस चीज पे मत जाना, समझे। थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगाना होता है। तो लगभग मैं ठीक लिख रहा हूं, तो कई मात्रा इधर से उधर हो जाए, या फिर किताबों में, क्योंकि आप 4 किताब देखोगे तो कहीं किसी मात्रा इधर है, किसी की मात्रा उधर है, किसी में अलग लिखा है। तो उस बात पे मत जाना बिल्कुल भी, इसी से आपका काम चलेगा, याद आ जाएगा। तो कहां के लोग सिंपल होते हैं? उड़ीसा के लोग। अंधे लोगों के लिए क्या चलन नहीं होना चाहिए? शीशा का चलन नहीं होना चाहिए। अंधे से आंध्र प्रदेश होता है। कोल्ड डेजर्ट कहां? आपको कहां पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कौन रन करते हैं? मोदी जी रन करते हैं। रनो कक्ष कहां पाया जाता है? गुजरात पे आता है। मन्नार की खाड़ी सब समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ रहे हैं। तमिलनाडु में जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर जो था उसका नाम क्या था? नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी 2 चोटी,
यानी दो बेटे, डोडा बेटा, निडोलगिरी क्या, दो बेटे। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश है, इसी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है आपका क्या, छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, इसी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है कि आपका छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। अब यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में भी एक बायोस्फीयर है। समझने की कोशिश करना, एटलस फॉर से ऐसा हो गया है, आपको समझना है। बीच में एक बायोस्फीयर है जो मध्य प्रदेश को भी टच करता है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, ठीक है। यहां भी एक बायोस्फीयर है, दोनों राज्यों को टच करता है ये। इसका नाम है अंजना अमरकंटक, यानी कि अंजना अमरकंटक। मान लीजिए दो हस्बैंड वाइफ हैं, एक है यहाँ पे अंजना और एक है यहाँ पे क्या, अमर। क्या है, अंजना क्या है और अमर, अंजना और अमर, क्योंकि दो राज्यों से जुड़ा हुआ है अंजना अमरकंटक। तो एक अंजना है, एक अमर है, समझे, दोनों है, तो इसलिए यहां पर याद रखेंगे अंजना और अमर। अंजना और अमर दो राज्यों को टच करता है, अंजना अमरकंटक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अंजना अमरकंटक कहां, मध्य प्रदेश और कहां, छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है हमारा, अंजना अमरकंटक। तो यहां लिख रहा हूं मैं, बड़ा होच पोच हो गया हो बच्चों, अंजना अमरकंटक, है ना। क्लास में तब तक हम 3-4 कहानी सुना गए होते अब तक, है ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर कब सुनाएंगे कहानी, तो यहाँ पे कहानी सुनाना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी लोग अभी देखेंगे इसको, पता चला कि वो कहेंगे सर पढ़ा तो कम है और कहानी ज्यादा सुनाते हैं। आप लोग तो खैर परिचित हो, जो विषय पढ़ चुके हैं। तो अंजना अमरकंटक, तो ये कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ पे आता है, ठीक है। तो कहानी सुनने का मन है, मत सुनो, टॉपिक है इसे पढ़ लो, फिर कभी सुनाएंगे। अभी बाकी यूट्यूब के जो फैमिली मेंबर है थोड़ा सा उनसे परिचित हो जाए तो फिर इसी पढ़ाई से संबंधित कोई कहानी सुनाएंगे ताकि याद हो जाए। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूं मैं 4-5 दिन के अंदर, इंडियन पॉलिटी। उसको यूपी टेट वाले बच्चों आप भी देख लेना, थोड़ा डीपली पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं। यूपीएसआई यूपीपीएससी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ लेना, सबको समझ में आएगा, भविष्य में भी काम देगा। तो बस थोड़ा सा डीपली पढ़ाऊंगा, और इसमें टेट में थोड़ा सा कम आता है उसके अंदर, लेकिन पढ़ लेना उसको, आप जानकारी भी नहीं है। चलिए साहब, अंजना अमरकंटक हो गया, है ना। अब आता है क्या, असम। देखिए यहां पर है असम, ये है असम, सेवन सिस्टम में आता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा कोशिश करो, एटस में देखो अपने, यहां पे असम होगा। तो असम यहां पे है, ध्यान रखेंगे यहां पे असम है। तो असम में हम दो पढ़ेंगे एक साथ, है ना, हालांकि मैं अलग अलग पढ़ाता हूं, दो पढ़ेंगे। यहां पर असम में देखिए गाड़ी, एक ट्रेन चलती है, एक गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, मुझे याद है जो उत्तर भारत में चलती है, उस ट्रेन का नाम है डिब्रू सिखोवा। क्या नाम है उसका, डिब्रू सिखोवा, ये है ना। तो ये ट्रेन का नाम भी है, ये उत्तर भारत में चलती है, डिब्रू सिखोवा। तो वास्तव में वो दिल्ली तक जाती है वो, है ना, शायद आगे भी जाती है, पता नहीं मुझे, दिल्ली तो हो जाती है वो। तो डिब्रू सिखोवा जो है, डिब्रू सिखोवा लालगढ़, इसका पूरा नाम है इसका, डिब्रू सिखोवा, याद रखिए। डिब्रू सिखोवा नाम ट्रेन का इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जगह का नाम है। कहां, असम में जगह का नाम भी है, डिब्रू सिखोवा एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। कहां पर, ये आपका कहां, असम में। असम में ही एक नाम और है, इसका नाम है मानस। क्या नाम है उसका, मानस। तो देख ध्यान देखिए, तो असम के अंदर दो बायोस्फीयर हो गए। एक जो ट्रेन के नाम पे मैंने बताया था, कौन सी, डिब्रू सिखोवा, बड़ा अजीब नाम है इसका, याद तो करना पड़ेगा, समझे, डिब्रू सिखोवा। लो यहां पर लाइट कम पड़ रही होगी, है ना, ये बा अलग बनाया, डिब्रू सिखोवा, पढ़ लोगे ना इसको, पढ़ लेना। डिब्रू सिखोवा, ये बा अलग नहीं है, जगह कम थी इसलिए यहां लिखा है मैंने, डिब्रू सिखोवा। तो डिब्रू सिखोवा हो गया आपका, ये इसी से याद हो जाएंगे। अभी हमें बहुत पढ़ना है, ज्यादा टाइम यहां पर लगाएंगे तो भी वही गलत है। डिब्रू सिखोवा, है ना। और एक यहीं पे असम में एक बायोस्फीयर और होता है, वो यहां लिख रहा हूं, वो क्या है, मानस। मानस, तो मानस असम में क्या, मानस और क्या है, डिब्रू सिखोवा। बात समझ आ गई आप लोगों के। चलिए साहब, अब देखिए यहां पर जो है, यहां पर क्या है, सिक्किम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। सिक्किम है, यहां भी बीएसआर है, 18 का 18 एक्ट में सभी आ चुके हैं, सभी है ना। तो 18 का 18 सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भाई इसलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं, भला ये बोरिंग चीज जो पढ़ाऊं मैं, इसलिए अच्छी चीज पढ़ाऊं, इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये इतना लंबा लेक्चर भी हो गया, छोड़ने का मन नहीं कर रहा कि अब 5-6 मिनट का लेक्चर बचा है, उसके लिए मैं कल आपको टाइम दूंगा, भी ठीक नहीं है ना, इसी खत्म करते हैं आज इसको। तो यहां पर सिक्किम राज्य है भारत का, ठीक है। सिक्किम में यहां भी एक बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है उसका, कंचनजंगा।
कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहां है? सिक्किम में बायोस्फीयर। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। चाइना की सेना एंटर हुई थी कहां से? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से जगह से? कहां से? दिहांग दिबांग से। तो दिहांग दिबांग क्या है? एक बायोस्फीयर भी है, बहुत सुंदर है। कहां पर? बंगाल के अंदर। अंधों के लिए क्या चलन नहीं है? शीशा का चलन नहीं है, शेषा चलन हो गया। ठीक है, उड़ीसा के लोग क्या होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं। तो क्या हो गया? सिम्पलीपाल। मैप याद होना चाहिए, जिसके मैप याद होगा नहीं वो फटाफट कर रहा होगा, और जिनके मैप याद नहीं होगा वो अभी विजुलाइज नहीं कर रहा होगा कि कहां असम है, कहां क्या है। इसलिए जो बच्चे नए हैं अभी चैनल पे, समझे, सीख रहे हैं, वो मैप याद कर लो। अब मैप, बिना मैप के, बिना नक्शे के ये चीजें नहीं, आगे भी चीज आने वाली परेशानी हो जाएगी। और कुछ नहीं है, एक बार में याद नहीं होता, आप 5-6 बार देख लीजिए। अब देख लिया, दोपहर में देख लीजिए, शाम को देख लीजिए, कल देख लीजिए, 2 दिन में सब दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार लिख के देख लीजिए उसको, कहां क्या क्या है। मैप का खेल है पूरा, ये और कोई खेल नहीं है। मैप से याद होगी चीजें। ज्योग्राफी क्या है आगे चल के पढ़ाएंगे हम सुपर टेट में आपको। ज्योग्राफी क्या है? एटलस ही तो है, एटलस की पूरी ज्योग्राफी बनी है। वैसे तो किताबों में लिखी है, सबकी परिभाषा लिखी है, उससे कोई होगा? मैप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका। तो सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। हालांकि कंचनजंगा एक चोटी भी है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे, तो वो अलग बताऊंगा मैं। कंचनजंगा जो है किसकी, अलग बात करेंगे उसको। ठीक है, कंचनजंगा। अब आते हैं केरल। देखिए केरल और तमिलनाडु। केरल ये तमिलनाडु है, केरल और तमिलनाडु दोनों में ध्यान रखेंगे। केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु। यहां पर एक बायोस्फीयर है। वो कैसे आते होंगे? सुनो, मान लिया मैं हूं, और मैं जो हूं क्या, मैं रहता हूं क्या, नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, और मैं गया घूमने के लिए। कहां? अगस्त के महीने में घूमने गया मैं। कहां? केरल में और तमिलनाडु में। और केरल में और तमिलनाडु में अगस्त के महीने में गया घूमने के लिए, और अगस्त के महीने में वहां पे बहुत स्वीट डिश होती है, बहुत अच्छी है, नहीं मैं नहीं बता रहा हूं मैं, वो आप भी खाते हैं, वो होती है मलाई। जो दूध की मलाई होती है, आपने वहां मलाई खाई। कौन से महीने में गया घूमने? अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में आपने मलाई खाई, तो नाम क्या हो गया? अगस्ता मलाई। तो अगस्ता मलाई कहां? 2 राज्यों में पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र पाया तमिलनाडु में, और ये बायोस्फीयर कहां? केरल को भी टच करता है। तो कौन सा हो गया हमारा? दोनों राज्यों में, केरल में और कहां? तमिलनाडु में। अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। नोट्स में सब लिखा है, पीडीएफ में डाल दी है मैंने। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, नोट्स में सब लिखा है। और बाकी सब लोगों से भी कहो कि चैनल पे आए और देखें, और पूरा लेक्चर देखा करो, पूरा लेक्चर देखा करो। उससे कोई फायदा नहीं है बीच में छोड़ के चले जाओ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ाएंगे तभी तो देखिए, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, 5-6 लेक्चर हो गए। अभी हम इस पे पर्यावरण पे ही हम चल रहे हैं, अभी हम 5-6 लेक्चर। इसको क्यों? क्योंकि सब कुछ कराना चाहते हैं हम। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, 5-5, 10-10 मिनट पढ़ाया हमने, सब कुछ कवर करेंगे। तो अगस्ता मलाई आपका हो गया, बस 2 दिन और रह गए हैं बच्चों, खत्म हो जाएगा। फिर ये पन्ना भी है ना। फिर आता है, देखिए यहाँ पर भारत के इधर यहाँ पर पाया था, इधर होता है अंडमान, इधर होता है निकोबार। अंडमान और निकोबार दो, यहाँ ये एक ही राज्य है भारत का, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार, पूरे को अंडमान और निकोबार बोला जाता है, पूरे को अंडमान और निकोबार बोला जाता है। तो यहाँ पर इस निकोबार के अंदर, यहाँ पर निकोबार के अंदर एक बायोस्फीयर बनाया गया है, और दूर है यहाँ से, ये जल से जाओगे तब यहाँ पहुंचोगे। तो इसका यहाँ पे जो नाम है निकोबार का, अंडमान निकोबार में जो बायोस्फीयर है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट निकोबार। अच्छा, इसके अंदर जो यूनेस्को ने किस किस को गोद दे रखा है वो पीडीएफ उसमें लिखा है, वो टेलीग्राम चैनल पर जाओगे पीडीएफ में नहीं रखा, वो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। यूनेस्को के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन किस किस को गोद दे रखा है ऐसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, है ना। ठीक है, तो वो पीडीएफ में आप जाकर देख लीजिए जो नए बच्चे हैं। ठीक है, पीडीएफ में 2 नोट्स अभी डाले हैं मैंने, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार क्या है? ये भी एक बीएसआर है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इंडिया का। अब इसके अंदर आपके एक और रह गया, बस एक रह गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आपका मेघालय है। क्या है आपका? मेघालय। मेघ, मेघ माने बरसात, मेघ माने बरसात। मान लिया किसी का बच्चा है, किसी का बच्चा जो है, उसने कहा मम्मी मम्मी मेघ आ गए, बादल आ गए, अब देखो नहाने जा रहा हूं मैं। मम्मी ने कहा अगर चला गया तो तेरी पिटाई कर दूंगी, मैं पिटाई करूंगी, बहुत मारूंगी, चल घर के अंदर बैठ जा। अब नहीं मम्मी मैं जाऊंगा, नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। मम्मी ने बहुत कहा, बेटे को गुस्सा आया, बेटे ने कहा मम्मी आप तो हमेशा हमेशा नोक झोंक करती रहती हो,
आप तो हमेशा मुझसे नोक झोंक करते रहती हो, मैं आप एक छोटा बच्चा समझ के मैं डांटती रहती हो। बच्चों को ऐसी लगता है, समझिए कि जैसे बच्चा को हमेशा ऐसा कि मैं बहुत समझदार हूँ, बाकी सब लोग मूर्ख हैं, ऐसा लगता है। तो नोक झोंक, तो नोक झोंक से एक वर्ड बना नोक रैक। मेघालय में जो बायोस्फीयर है उसे बोलते हैं नोक रैक, नोक रैक। तो मेघालय में जो बायोस्फीयर है उसे बोलते हैं क्या, नोक रैक बोलते हैं इसको, नोक रैक। तो ये सब थे अभी, ये सब थे क्या, बायोस्फीयर थे, जो बड़े क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में सरकार जो है रहने आवास की और निजी कार्य की अनुमति देती है, लेकिन पहले उनकी अनुमति लेनी आवश्यक है कि कहीं पर्यावरण के खिलाफ अब तो काम नहीं कर रहे। तो देखते हैं आप लोगों को याद हुआ नहीं हुआ है। तो देखिए कोल्ड डेजर्ट कहां पाया जाता है, जल्दी से बताओ, बिल्कुल है ना, जिन बच्चों को नहीं पता तो कहां पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी, ठीक है। असम में ट्रेन चलती है, असम के अंदर कौन सी, डिब्रू सिखोवा, उसी नाम पर क्या है, बायोस्फीयर है। और कौन सा है यहाँ पे, मानस, समझे। अच्छा, क्या चीज आप दबा कर ले आते हैं मध्य में कौन कौन सी, दो आभूषण, कौन सा, एक तो मणि यानी कि पंचमणि, और दूसरा कौन सा, पन्ना। अंधे लोगों के लिए क्या चलन नहीं होता है, सीसा का चलन नहीं होता। आंध्र प्रदेश में शेषा चलन। उड़ीसा के लोग कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, तो सिमली पाल। यहाँ पे कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर, कौन सा, नीलगिरी, ठीक है। इसके नीचे कौन सा बायोस्फीयर तमिलनाडु में, वो मन्नारी खाड़ी, नीलगिरी कहां है, तमिलनाडु में ही है, ठीक है। बात समझ आ गई। तमिलनाडु में और केरल में अगस्त के महीने में क्या खाई थी मैंने, मलाई, तो कौन सा हो गया, अगस्ता मलाई। मोदी जी के, मोदी जी जो है वो कौन सा पाया जाता है यहाँ पर, समझ रहा है आपको, कौन सा, रन और कक्ष पाया जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई। सुंदरबन डेल्टा पता ही आपको, दिहांग दिमान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, मेघालय आ गए थे, मम्मी ने डांटा आपको, बेटे ने क्या, मम्मी आप क्या करती है, बहुत नोक झोंक करती हो, नोक झोंक से नोक रैक। देखिए बच्चों, जिसने पूरा आज लेक्चर देखा होगा, अब पता नहीं कुछ लोग को छोड़कर चले गए होंगे, अब जो छोड़कर चले गए उनके बारे में क्या कहूंगा, लेकिन जिसने ही एक बार देखा होगा पूरा लेक्चर, एटलीस्ट दो 50 पैसे का 1 रुपए का आएगा, अपने हाथ से बनाओ, उल्टा सीधा अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से सिर्फ लिख लो इनके नाम, आपका 1 नंबर, पूरे चांस से 1 नंबर हो जाए पक्के। यहां नहीं तो सुपर टेट में, वहां नहीं तो और भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं। बहुत अभी मैंने बायोस्फीयर पढ़ा है, पोस्ट नहीं करूंगा अभी, इसलिए ज्यादा थे। इसके बाद आते हैं कि पार्क और आते हैं कि सेंचुरी। उसके अंदर क्या खास बात है, इसमें सिर्फ राज्य का नाम याद करना है। बात समझ आ गई। जिसने राष्ट्र तक वीडियो देखा होगा और एक बार वो हाथ से बनाकर देख लेगा और आगे बंद करके उसको विजुअलाइज करे, और तो भैया वो कामयाब है। और जो बीच में छोड़कर चले गए तो वो दूसरा चैनल देखेंगे तो वहां भी वो रंग बिरंगी पिक्चर देखेंगे, याद उन्हें तब भी नहीं होगा। वहां पे याद करने का तरीका यही है, हाथों हाथ याद करने का तरीका। अब दूसरी बात, पसंद आ रहा है आपको तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कुछ लोगों का मैंने देखा है, हमें लाइक कम मिलते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी हमारे अभी कम है, तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको आप बताइए कि ये चैनल है, यहाँ पर पढ़े आप, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट तो कोई करता नहीं है, मैं रोज बोलता हूँ कमेंट करो कम से कम। 1-2 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, तो कमेंट भी करें आप, तभी तो मुझे उत्साह मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया, पता चला कि किसी ने देख लिया, व्यू तो आ गया, उसको पसंद आया नहीं आया, पसंद उसको आया नहीं, पता क्या चलेगा, पता 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं वो भी तो सही बात नहीं है ना। तो कमेंट करें आप लोग, लाइक सब्सक्राइब, इसे बोलने नहीं आता, कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी है वो सब करो, ठीक है। मैथ से पढ़ो, कल की वीडियो डालेंगे, लंबी हो गई है, डरना मत भी। ओके, बाय, जय हिंद, नमस्कार।